गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का कंक्लूडिंग पार्ट मीन्स सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को बता चुका था एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस में और पूरे यूरोप में कैसे एमर्ज होकर आई थी, और देन उसके बाद 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हो गया था, मोनार्की रूलर एबॉलिश हो चुका था, और देन उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई थी। इज इट क्लियर? लेकिन जो डेमोक्रेटिक लीडर थे वो क्या थे बेटा, डेमोक्रेटिक लीडर जितने भी थे वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, और दैट्स वाई जस्ट आफ्टर 10 ईयर्स 1799 में क्या हो गया, नेपोलियन बोनापार्टे जो मिलिट्री हेड थे उन्होंने क्या किया, सारे डेमोक्रेटिक लीडर के पावर को सीज करना स्टार्ट कर दिए, पावर को सीज कर दिए मीन्स उनके पावर को लिमिटेड कर दिए और मेन पावर अपने हाथ में ले लिए, और जिससे क्या चीज़ है, सिर्फ 10 साल बाद क्या हो गया बेटा, डेमोक्रेटिक कंट्री से फिर फ्रांस क्या बन गया बेटा, एक डिक्टेटरशिप आ गई वहाँ पर। और नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया बेटा, सारे पावर को सीज करके मेन पावर अपने हाथ में लेकर पूरे कंट्री को रूल करना स्टार्ट कर दिए एज अ मोनार्की रूलर। डिक्टेटर थे लेकिन वो एज अ मोनार्की रूलर क्या करने लगे, पूरी कंट्री को रूल करना स्टार्ट कर दिए। देन उसके बाद जस्ट आफ्टर 1799 5 ईयर्स क्या हो गया बेटा, 1804 में नेपोलियनिक कोड, मतलब नेपोलियन ने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, नेपोलियनिक कोड ले आए जिसको हम लोग सिविल कोड भी कहते हैं। अब उस सिविल कोड में क्या क्या हुआ, अब ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो सिविल कोड लेकर आए थे 1804 में बेटा, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, वो बहुतों के लिए अच्छा भी था और बहुतों के लिए बेटा बुरा भी था। अब इसमें किए क्या क्या थे, ये 11-12 पॉइंट मैं बता रहा हूँ नेपोलियनिक कोड के, उसको ध्यान में रखना, ठीक ना। कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए बुरा था ये नेपोलियनिक कोड, जिसको हम लोग सिविल कोड भी कहते हैं। और सिविल कोड में सबसे पहला उन्होंने क्या काम किया बेटा, प्रिविलेजेस बाय बर्थ वेर रिमूव्ड। जितने भी प्रिविलेजेस मतलब बेटा बेनिफिट्स मिलती थी बाय बर्थ, उसको उन्होंने हटा दिया। क्या किया बेटा कि जैसे आप लोगों को पता है पूरी की पूरी फ्रांस क्या थी बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट वाले को बाय बर्थ वो सारे बेनिफिट्स मिलती थी जो उनको फैमिली को मिलते आ रही थी। उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है, मोस्टली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, तो वैसे ही वो सारे प्रिविलेजेस उनको मिल रही थी और उन्होंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। और देन इसके बाद दूसरा काम उन्होंने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आ गए बेटा, इट मीन्स ऑल मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या किया, 2 टाइप के, ठीक है, 2 टाइप की इक्वालिटी लेके आए, पहले तो टैक्स पेमेंट पे और दूसरा लॉ में, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट स्टेट के जो थर्ड पोर्शन होते थे बेटा, वो लोग जितने भी पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, ठीक है, उन्हीं लोग टैक्स पे करते थे। बाकी के दोनों स्टेट जो थे, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, वो क्या करते थे बेटा, टैक्स पे नहीं करते थे। अब उन्होंने क्या किया बेटा, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट फॉर ऑल, चाहे वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता हो, सेकेंड स्टेट से बिलोंग करता हो या थर्ड स्टेट से बिलोंग करता हो। और लॉ के लिए, ठीक है बेटा, फॉर लॉ ऑल और इक्वल बिफोर लॉ, कि मतलब जो भी लॉ होगी सबके लिए बराबर रहेगी, चाहे वो फर्स्ट स्टेट का हो, सेकंड स्टेट का हो, थर्ड स्टेट का हो। और इसमें एक और उन्होंने इक्वालिटी लेकर आए, ऑल मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल। सारे के सारे मेंस और वुमेन्स क्या है बेटा,
इक्वल है। इससे पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो 10 साल थी 1789 से 1799 के बीच में, उन्होंने क्या किया था, अब मेरी बात को ध्यान देना, वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं को दिया था जो क्या चीज़ है, टैक्स पे करने के लिए कैपेबल हो। ऑल द मेंस हु आर मोर देन 21 ईयर्स एंड कैपेबल टू पे टैक्स हैव द राइट टू वोट। कि मतलब 21 साल के, ठीक ना बेटा, above 21 ईयर्स, ठीक ना बेटा, above 21 ईयर्स होना चाहिए। और ठीक ना बेटा, मेंस हु आर कैपेबल टू पे टैक्स, जो क्या है बेटा 21 साल का है और वो मेन है और वो क्या चीज़ है, कैपेबल है टैक्स पे करने के लिए, वही क्या करते बेटा, वोटिंग राइट उनके पास होती थी। और जैसे ऑल द मेंस हु आर नॉट एबल टू पे टैक्स, ऑल द मेंस जो, ठीक ना बेटा, टैक्स पे नहीं कर सकते। उसके अलावा ऑल वुमेन्स, ठीक, आइदर रिच और पुअर, और सारे वुमेन बेटा चाहे वो रिच हो पुअर हो कैपेबल हो टैक्स पे करने के लिए, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं थी। ये था क्या बेटा, जो आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थे। लेकिन ये दोनों चीज़ों को, ठीक ना बेटा, ये दोनों चीज़ों को नेपोलियन बोनापार्टे हटा दिए। अब क्या बोले, ऑल द मेंस एंड वुमेन्स और इक्वल, सारे मेन और वुमेन क्या हो गए बेटा, अब इक्वल हो गए, ठीक है। और देन उसके बाद आता है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, जो पीजेंट्री सेक्शन था उनके पास प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं होती थी। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ही पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते थे, पूरी पावर को होल्ड करके रखते थे, और देन उसके बाद वही रिच पर्सन होते थे और जो प्रॉपर्टी होती थी इन्हीं को बिलोंग करती थी, बाकी किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अब उन्होंने क्या किया, जैसे क्या चीज़ें मोनार्की रूलर हट गए, नोबिलिटी हट गई, क्लर्जीमैनशिप हट गई, और देन उन्होंने क्या किया, जितने भी पीजेंट्स थे जिनको प्रॉपर्टी उन्होंने दे दिया, अब उनके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी उनकी है। अब उस पर किसी भी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का अधिकार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या किया बेटा, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आ गए थे। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसा हमारे कंट्री में आज की डेट पे प्रिवेलिंग है, उस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आ गए। मतलब क्या किया उन्होंने, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक प्रॉपर वे में रन कर सके। डेट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, सेंट्रल, स्टेट और लोकल में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया बेटा, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। 5th पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है बेटा टैक्स सिस्टम। अब कैसा टैक्स, जितने भी आपके फार्मर्स थे, जितने भी आपके पीजेंट्स थे, जितना भी एग्रीकल्चर फार्मिंग वो लोग करते थे, अब उनको क्या करना था, उस एग्रीकल्चर फार्मिंग में कुछ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स जो था एज अ टैक्स पे करना कंपलसरी था। अब उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। नेक्स्ट, अब इसके बाद आते हैं फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम का मतलब बेटा जितने भी पीजेंट थे, लैंडलेस लेबरर थे, वो क्या करते थे, एज अ बंधुआ मजदूर, जो आज के डेट में हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं, उस तरीके का क्या करते थे बेटा,
नोबल क्लास के लिए उनके एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, नेपोलियन बोनापार्टे ने इस फ्यूडल सिस्टम को और सर्फडम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया कि अब कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा, कोई भी फ्यूडल सिस्टम हमारे कंट्री में नहीं रहेगी और ना ही कोई सर्फडम रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, ऑल मैनोरियल ड्यूज वेर क्लियर्ड। जितने भी आपके मैनोरियल ड्यूज थे, मतलब जितने भी कर्ज आप लोगों ने नोबल क्लास क्लर्जी पर्सन से पहले लेकर रखे थे, वो सारे के सारे जितने भी आपके मैनोरियल ड्यूज थे, जितने भी आपके कर्ज थे, उनको माफ़ कर दिया गया। सारे लोगों के कर्ज को उन्होंने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया कि अब आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जो भी आपके पास कर्ज हो। क्यों? उस कर्ज के बदले क्या करते थे बेटा, नोबल क्लास उन पीजेंट्स को अपने एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ही बुरी तरह एक्सप्लॉइट करके एग्रीकल्चर फार्मिंग कराते थे। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या कर दिया बेटा, बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया बेटा, एडवांस कर दिया। इससे पहले क्या था बेटा कि अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करते हो, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह एक्सपोर्ट करे, उसके लिए ह्यूज टैक्स पे करना पड़ता था मोनार्की रूलर्स को। रीज़न क्या था बेटा, क्योंकि मोनार्की रूलर्स फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, जो थर्ड स्टेट थे जिसमें क्या चाहिए आपके बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, फार्मर्स, प्रोफेशनल्स, ये सब थे, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। उनको रोकने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या कर दिया था उन्होंने, बहुत टफ कर दिया था, बहुत ही टफ टैक्स सिस्टम था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया बेटा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा एडवांस कर दिया और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी एडवांस कर दिया, जिससे क्या हो सके कि बहुत ही अच्छे से ये ट्रेडर्स, बिजनेसमैन अपने, ठीक ना, फिनिश गुड्स को मार्केट में एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, इसके बाद सिंपल सा किया। पहले क्या था बेटा, 30 पार्ट में आपका फ्रांस जो बेटा 30 डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड था और 30 टाइप्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज थी वहाँ पर। अब क्या होता था बेटा, जो भी ये ट्रेडर्स होते थे एक जगह से अगर दूसरे जगह प्रोडक्ट को ले जाकर सेल करते थे तो क्या चीज़ है, पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती थी। रीज़न क्या था, एक स्टेट में दूसरा, क्या स्टेट का मतलब ESTATE नहीं बेटा, STATE मतलब पार्ट, ठीक है। 30 पार्ट में डिवाइडेड था, उस पार्ट में एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट ले जाते थे और वो लोग क्या करते थे बेटा, बिजनेस करते थे, तो वहाँ जो उन लोग पेमेंट करते थे अपने करेंसी में करते थे और वो करेंसी उनके जिस पार्ट से वो बिलोंग करते थे, जो स्टेट से वो बिलोंग करते थे, वहाँ पे वो प्रिवेलिंग नहीं था, जिससे क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही थी बिजनेस करने में। क्योंकि हम पेमेंट तो हो रही है, बिजनेस कर भी रहे, पेमेंट हो रहा, लेकिन जो आपकी करेंसीज थी एक जगह प्रिवेलिंग है तो दूसरी जगह प्रिवेलिंग नहीं थी। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने रेड्यूस कर दिया बेटा, reduce currencies from 30 to 2 only, ठीक ना बेटा। 30 करेंसी, जो 30 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड था, वहाँ पे 30 टाइप के करेंसीज चलती थी। वो करेंसी को सबको हटाकर उन्होंने क्या कर दिया बेटा, सिर्फ 2 करेंसी प्रिवेलिंग रहेगी। अब ये कह दिया जिससे क्या हो सके, आपका बिजनेस इजी हो जाए, क्योंकि करेंसी एक जैसी हर जगह चल रही है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका पेमेंट करने में और उस करेंसी को खर्च करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया बेटा, फ्रेंच, ठीक ना बेटा, फ्रेंच को
ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया। फ्रेंच हैज बीन अनाउंस्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल ओवर द फ्रांस। सारे के सारे 300 पार्ट में अब कोई भी ऑफिशियल वर्क होगा तो जिसमें होगा बेटा ये फ्रेंच लैंग्वेज में ही होगा। इज इट क्लियर? ठीक, इतने टाइप के क्या किए बेटा उन्होंने चेंजेस लेके आए थे। और एक चेंजेस, ठीक ना बेटा, और एक सिविल कोड में उन्होंने क्या बोला था, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे लोग ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे। दो ही चीज़ों से ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे। पहला तो टैक्स सिस्टम, इन्होंने क्या कर दिया बेटा, टैक्स बढ़ा दिया। जो केवल थर्ड स्टेट टैक्स देती थी वो ना देकर फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट भी टैक्स देगा, और हर वो बंदा टैक्स देगा जो क्या चीज़ है कैपेबल हो टैक्स पेमेंट के लिए। और लास्टली इन्होंने क्या किया बेटा, ऑल सिविलियंस और फोर्स टू ज्वाइन आर्मी। बेटा जो भी लोग कैपेबल हैं एज ए मिलिटेंट, मिलिट्री पर्सन के लिए जो भी लोग कैपेबल हैं उनको क्या कर दिया गया बेटा, आर्मी में ज्वाइन करा दिया गया। इज इट क्लियर? कि अब वो भी क्या करेंगे बेटा, आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, वो एज ए आर्मी मेंबर यहाँ पर रहेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ये सारे थे क्या थे आपके नेपोलियनिक कोड, जिससे कुछ लोग सेटिस्फाई थे और जिससे बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाई भी थे। देन इसके बाद सिंपल वे में 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। अब बैटल ऑफ वाटरलू क्या था, अब ये मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। अब ये सारे चीज़ मैं रब कर रहा हूँ, अब बैटल ऑफ वाटरलू पे चलते हैं हम लोग। POW बैटल ऑफ वाटरलू कब बेटा, 1815 बैटल हुआ बेटा वाटरलू, ठीक ना बेटा। वाटरलू में एक बैटल हुआ जिसमें क्या चीज़ है बेटा, एक तरफ फ्रांस था और दूसरे तरफ प्राग। ये कंट्रीज थी, फ्रांस वर्सेस प्राग। बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। फ्रांस में सिंपल वे में नेपोलियन थे और प्राग में ये सारी कंट्री से बेटा प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड लास्ट ब्रिटेन। ये सारे कंट्री बेटा प्राग और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ, जिसमें क्या चीज़ है, नेपोलियन बोनापार्टे डिफीट हो गए। नेपोलियन बोनापार्टे बेटा हार गए। रीज़न क्या था वॉर का, अब ये भी समझ लेना। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे आए, अपनी मिलिट्री फोर्स को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करने लगे। मिलिट्री फोर्स के साथ साथ जितने भी फ्रांस की टेरिटरी थी उसको भी उन्होंने क्या कर दिया बेटा, एक्सपैंड कर दिया। फ्रांस की टेरिटरी केवल फ्रांस में ना रहकर अगल बगल जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थी उनको कैप्चर करके फ्रांस के टेरिटरी में उन्होंने क्या करना, इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था। जिससे क्या चीज़ है, ये सारे लोग डिससेटिस्फाई थे और इन्होंने क्या कर दिया बेटा, वार कर दिया नेपोलियन बोनापार्टे के अगेंस्ट। और जिसमें क्या हो गया, नेपोलियन बोनापार्टे हार गए। और नेपोलियन बोनापार्टे हारने के साथ ही साथ क्या हो गया, फिर से जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप आ चुकी थी वो जाकर फिर से क्या चीज़ है, मोनार्की रूलर आ गए। कहाँ पर बेटा, पूरे के पूरे फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में मोनार्की रूलर फिर से आ गए। और मोनार्की रूलर पता है ना बेटा क्या थे, मैं आपको बता दिया था, एक लार्ज डायनेस्टी थी जिसमें बहुत सारे स्मॉल, ठीक ना बेटा, किंगडम्स होते थे और जो क्या चीज़ है पूरे कंट्री को रूल कर रहे थे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब समझ लेना ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर आपके 6 पार्ट में डिवाइड है।
तो अभी समझ लेना सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद बाकी के 5 पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रांस सोसाइटी कैसी थी, फ्रांस सोसाइटी, ठीक है ना बेटा, कैसी थी पहले, देन फिर कैसे हो गई, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।